हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांतु। कैसी चल रही है जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? वेलकम टू धमाकेदार सेशन। आज हम करने वाले हैं 5 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस। इसको आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के नाम से भी जानते हो, जो आपका मैंडेटरी है साइंस से आना। 3 सवाल इन सेक्शन ई और आते हैं ये 4 मार्क्स के, और फिजिक्स के 4 मार्क्स के सवाल पक्के हैं, डेफिनेटली आएंगे आपके सेक्शन ई में। आज हम करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ये सवाल। मैंने मोशन चैप्टर के लिए ऑलरेडी ये कर लिया है, तो अगर आपको देखना हो वीडियो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉरवर्ड एंड चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो इज डन। ठीक है, डू नॉट मिस इट आउट। इस वीडियो के एंड तक रहना, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। 5 सवाल है और मैं अब आज आपको सिखाने वाला हूं कि भाई कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन को करना है अगर आप पहली बार ऐसे सवाल कर रहे हो तो, एंड कितने इजीली आप 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस कैटेगरी में, वो भी मैं आज आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोग रेडी हो तो बोलो जोर से बल्ले बल्ले। शुरू करते हैं आज का सेशन। हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू एंजॉय, एंड इफ इन केस यू रियली एंजॉय, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई कैसा लगा वीडियो, और ग्रेविटेशन के लिए आपको सेम टॉपिक चाहिए कि नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो गाइज, जस्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन कि वेदांतु 9th एंड फिजिक्स नाम का मेरा एक और चैनल है, जहां पर मैं 60 सेकंड्स के शॉर्ट्स के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। यू शुड डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस दिस आउट। गो फॉरवर्ड एंड चेक इट आउट। अगर वो अच्छा लगे तो वहां पर भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बल्ले बल्ले के साथ। पहला सवाल आपका यहाँ पर है। मैं केस बेस्ड क्वेश्चन देखकर हमेशा यही कहता हूँ बच्चों से, मोशन के वाले में मैंने यही कहा था आपसे कि यार देखो, केस मत पढ़ो। ठीक है, केस को, सोर्स को मत पढ़ो आप, पहले आप सवालों को देखो। केस बेस्ड क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू अनसीन पैसेज इन इंग्लिश, अपठित गद्यांश इन हिंदी, है ना। आते हैं ना आपको अनसीन पैसेज सेक्शन, ये रीडिंग में आते हैं ना, वही होते हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि ये जो साइंस वाला टॉपिक है ये अनसीन नहीं होगा, सीन ही होगा। एनसीईआरटी से डिट्टो कॉपी नहीं होगा, बट आपको इसमें लिखे गए सारी चीजें बारे में पता होगा, एंड ऑल्सो आपको इनके जवाब भी पता होंगे। तो पहले मेरा सजेशन ये होता है आपसे कि यार अपना वक्त बचाने के लिए केस को पढ़ने के बदले पहले सवालों को पढ़ो। केस बेस्ड क्वेश्चंस 1-1 मार्क के होते हैं, तो ये 4 मार्क का सवाल है। 4 मार्क के अंदर 4 डिफरेंट इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क के। ठीक है, पहले आप सवाल पढ़ो, उसके ऑप्शंस भी होंगे, नहीं होते तो पहले आप सवाल पढ़ो, जवाब पता है तो सीधा लिखो। मोस्ट प्रोबेबली आपके सवालों का जवाब, जैसे आपके इंग्लिश में क्या होता है कि अनसीन पैसेज का जवाब जो है, क्वेश्चन का जवाब होता है पैसेज में, यहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे 99% क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है। आपको जवाब ऑलरेडी पता होगा, आप लिख देना, फिर आप आगे पढ़ोगे, आप लोग कि भाई ये क्या ही दिया हुआ है, कुछ रिलेशन नहीं है, यही सीन होगी। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये पहला सवाल है, हम पढ़ नहीं रहे, केस नहीं पढ़ रहे, हम सीधा सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसके ऊपर? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन, कि आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, की बोथ ए एंड बी? भाई बताओ, ये मुझे बताने की जरूरत है आपको कि ये तो, इसमें तो आप सब गुण संपन्न हो, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? क्योंकि भाई इसमें इसका जो आधा डेफिनेशन है, स्टेटमेंट लॉ ऑफ इनर्शिया का ये होता है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट और इन मोशन। यही आपकी इनर्शिया होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। वो तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का भाग बन जाता है, लेकिन उसका जो पहला पार्ट है वो तो इनर्शिया ही है ना बबुआ, है कि नहीं? तो पढ़ना पड़ा पैसेज? नहीं पढ़ना पड़ा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट इट विल। अगर एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसके ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट ना करे तो ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, स्टार्ट टू मूव, बोथ ए एंड बी कैन बी पॉसिबल, कांट से। हाँ भाई, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, उस पर कोई फोर्स नहीं डालोगे आप तो रेस्ट पे ही रहेगा ना। अब इसमें थोड़ी हमको पीएचडी करने की जरूरत है और पैसेज पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्वेश्चन 3, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूविंग कर रहा है, वो मूव, उसके पास एक वेलोसिटी है, ठीक है, देयर इज अ वेलोसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर इस पे कोई फोर्स ना लगे तो इट विल स्टॉप मूविंग, continue to move with same speed in same direction, changes its direction, none of these। अब देखो, अगर हम इसमें फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तो फ्रिक्शन भी तो एक फोर्स है, उस फोर्स की वजह से रुक जाएगा। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि भाई यहां पर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है उस ऑब्जेक्ट पे, तो अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हो रही है तो मूव होती रहेगी भाई। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन व्हाई वुड एन ऑब्जेक्ट स्टॉप? है ना, कोई अनबैलेंस फोर्स ही नहीं होगा इसमें, तो जवाब क्या होगा इसका? कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। लास्ट क्वेश्चन, why Newton's first law of motion is called as law of inertia? Because
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया आर ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू ईच अदर. व्हाई इज दैट? बिकॉज इनर्शिया कहता है every object continues to be in a state of rest or in a motion, state of motion. It does not want to change its state of motion, and hence if you want to change the state of motion, आपको एक बाहर का फोर्स डालना पड़ेगा उस पर, तभी वो चेंज करेगा. तो भाई इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गो हैंड इन हैंड, है ना. इस वजह से हम लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. अब बताइए, आपको पढ़ना पड़ा केस, 4 सवाल हो गए, 4 मार्क आपके हुए. इतने लड्डू सवाल आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस. ठीक है, अब देखो इससे थोड़ा डिफिकल्ट भी आज मैं दे रहा हूं, डोंट वरी, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. बट यू गेट द आइडिया, इजंट इट, कि भाई ये तो अब पैसेज पढ़ लो एक बार. आपको लगेगा कि पैसेज ये था क्या? पहला पैसेज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट. ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ दे दिया. In other words, all objects resist a change in their state of motion in a qualitative way. The tendency of undisturbed objects stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. This is why the first law of motion is also known as. हाँ ठीक है, हो सकता है कि भाई आपका जो 4th वाला क्वेश्चन का भाग है आप यहाँ से कॉपी बेस कर सकते थे, लेकिन पहले 3 के लिए आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, है ना. इसलिए मैं कह रहा था कि आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट जरूरी नहीं है कि हर सवाल ऐसा है. हो सकता है कि देयर माइट बी क्वेश्चंस व्हिच कैन कम फ्रॉम द पैसेज ऑल्सो. तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि पहले आप क्या करना, पहले आप सवाल पढ़ो, और सवाल पढ़कर आपको लगता है कि भाई नहीं इसके लिए मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तब आप पैसेज पढ़ना, वरना मत पढ़ो, वक्त बर्बाद है. फिर भी आपको श्योरिटी पानी है, अश्योर होना है, तो आप पूरा पेपर होने के बाद वक्त जब बच जाए फिर पढ़ लेना टाइम बचाकर. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब, केस नंबर 2 आपके सामने. नहीं पढ़ेंगे हम, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स के लिए मेरे को 9th ग्रेड में भी आने की जरूरत नहीं, मुझे 8th ग्रेड में पढ़ सकता हूं मैं. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके सारे सवालों का जवाब मेरे को देते जाओ कमेंट्स में, चैट्स में. ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? सर न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 2, द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय. क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला. क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी वाइज F इज इक्वल टू ma, जो फॉर्मूला है वो मुझे कौन सा लॉ ऑफ मोशन देता है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऑल ऑफ दीज. भाई फॉर्मूला कौन देता है? F इज इक्वल टू ma, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड क्वेश्चन, force is directly proportional to what? Mass and acceleration. Acceleration of the object, time for which force acts on the object, both A and B, none of these. नहीं, acceleration of the object, mass and acceleration होता है. Acceleration is one of the answers. Correct. Question D, differentiate between the first law and the second law of motion. Give 3 points. क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? पहले तो आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों का स्टेटमेंट लिख देना है. फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन until unless an external unbalanced force is acting on the object. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, और F इज इक्वल टू ma, उसका फॉर्मूला होता है. आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको बताता है कि भाई फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है. बिना फोर्स के आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते. वो क्वालिटी बताती है फोर्स की, है ना, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है. यहां पर आपका F इज इक्वल टू में आपको बताते हैं कि फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी, तो ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है ना. वैसे अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करूं, वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाती है, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ मोमेंटम कहलाती है, या तो लॉ ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन कहलाती है. इतनी सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, डोंट वरी, बट दिस इज इट. ठीक है, आप जब इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे उसके साथ आ जाएगा ये, है ना. इजी, नॉट अ प्रॉब्लम. ग्रेट. मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू दी थर्ड केस. अगेन नहीं पढ़ेंगे हम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, वो देखकर लग रहा है हम पढ़ेंगे नहीं लॉ. आगे देखते हैं क्या भाई. एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट ईच अदर. दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो उस बेसिस में आपका ऑप्शन भी सही होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्शन रिएक्शन फोर्स. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्शन रिएक्शन फोर्स को लेकर सही है? दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. हाँ सही है ना. जैसे कि मान लो कि भाई आप चल रहे हो, है ना, चलते वक्त आप क्या करते हो? चलते वक्त आप जमीन पे फोर्स लगाते हो जिसको हम एक्शन कहते हैं, और जमीन आप पे उल्टा फोर्स लगाता है जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, है ना, जिसकी वजह से आपके ऊपर सामने की तरफ फोर्स आता है और सामने की तरफ चलते हो आप. फोर्स तो लगाते हो पीछे की तरफ, लेकिन चलते सामने की तरफ हो, है ना. तो ये हो जाता है एक्शन रिएक्शन का पैर. समझ में आ गया? तो हाँ, जमीन पे आपने फोर्स लगाया, जमीन ने आप पे फोर्स लगाया, तो दो अलग अलग डिफरेंट बॉडीज है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना. दूसरा, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. हाँ ऑफ कोर्स, ये बात है, यही तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता भी है कि एक्शन रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पर जितना फोर्स आप जमीन पे लगाओगे, जमीन उतना ही फोर्स आप पे लगाएगी, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. बोथ फोर्सेस एक्टेड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली. ऑफ कोर्स बात है, जैसे आपने फोर्स लगाया तभी जमीन ने फोर्स लगाया साइमल्टेनियसली. तो हाँ, इसमें तो मेरे को ऑल ऑफ द अबव सही लग रहा है, सारे ऑप्शन सही होने चाहिए. यस,
बल्ले बल्ले। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, these forces may not produce accelerations of equal magnitudes. Give your justification on the statement. It's a very good question. For example, यहाँ पे आप कह रहे हो सर आपने भी जमीन पे फोर्स लगाया, जमीन ने भी आपसे फोर्स लगाया, जमीन ने जब लेकिन आपके ऊपर फोर्स लगाया आप आगे बढ़े, लेकिन जब आपने जमीन पे फोर्स लगाया जमीन तो वहीं का वहीं था, वो तो हिला ही नहीं। क्यों ऐसा? आप लोग दोनों तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स डाल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। और वहीं पे हमें ध्यान देना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, जो है F इजिकल टू ma, है ना। इसमें अगर मैं फोर्स, यहाँ पे तो फोर्स दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो फोर्स कांस्टेंट है इस मामले में। अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट मान लेता हूं तो ma बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ma बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट। तो भाई इक्वल टू और कांस्टेंट सिंबल अगर मैंने निकाल दिया, अगर मैंने कांस्टेंट और इक्वल टू निकाल दी तो क्या बचेगा मेरे सामने? मेरे सामने बचेगी ma प्रोपोर्शनल सिंबल, है ना। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को निकालने के लिए क्या आप करते हो? इक्वल टू डालते हो और के डालते हो जो कांस्टेंट होती है। वही मैंने क्या किया, इक्वल टू और कांस्टेंट यानी कि के को निकाल दिया, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आ गया। अब मैं ए को अगर वहां भेजूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द अदर वे, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इन द सिंपल सेंसेस कि आपका ऑब्जेक्ट जितना एक्सेलरेट करता है वो उसके मास पे भी डिपेंड करता है। अब भाई जमीन की मास इतनी ज्यादा है कि मैं जितना भी फोर्स डाल दूं उसकी एक्सेलरेशन बहुत कम ही होगी क्योंकि मास इतना ज्यादा है, लेकिन मेरा मास इतना कम है एज कंपेयर टू जमीन कि मैं एक्सेलरेट ज्यादा करता हूं। समझ में आ गया? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर सी इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर बेसिस में बहुत सवाल आते हैं एक्चुअली, और वो मैंने यहाँ पे लिख भी डाला है। ठीक है, हो गया भाई, तीसरा केस भी हो गया। कितना वक्त ले लिया मैंने? 11 मिनट के अंदर 3 केस, 12 मार्क के सवाल कर लिया हमने। हिट द लाइक बटन गाइस राइट नाउ फॉर यू, क्योंकि आप लोगों ने एकदम फोड़ दिया है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यार देखो, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो जाए या असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस हो जाए, आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो चैप्टर पढ़ने से पहले तो आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आपको हार्ड लगेंगे, है ना। जब आप चैप्टर एक बार पढ़ लो, एक बार उसका वन शॉट देख लो, कुछ सवाल कर लो, उसके बाद ही असर्शन रीजनिंग के सवाल और केस बेस्ड क्वेश्चंस करना, फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन लड्डू लगेंगे। जैसे अभी यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 100 बच्चे बैठे हैं और 100 में से 20 बच्चों को भी चैप्टर उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनके लिए एक सवाल ऐसे होंगे कि भाई क्या है ये सवाल देते हैं ऐसे लगेगा उनको। बाकी 20 बच्चों को लगेगा हाँ ठीक ठाक है, ओके। बाकी 20 बच्चों को लगेगा यार थोड़ा सा हार्ड है, बाकी बच्चों के बाउंसर जा रहा होगा, है ना। सो दैट इज माई आइडिया टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस कि यार सिंपल सी बात है, आप चैप्टर पढ़कर ही असर्शन और रीजनिंग के सवाल, केस बेस्ड क्वेश्चन के सवाल करिएगा, वरना मत करिएगा। पहले हो जाने दो, पहले नॉर्मल सवाल हो जाए, क्योंकि देखो यार नॉर्मल सवाल ज्यादा आते हैं आपके असर्शन, रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको पहले वही करना चाहिए आइडियली भी। और चैप्टर समझे बिना इस पर घुसो ही मत। ठीक है, कूल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। नहीं पढ़ रहा मैं केस, सीधा सवाल पे आता हूं। फोर्स इज नथिंग बट पुश पुल, बोथ पुश और पुल, नन ऑफ दिस। 8th ग्रेड का सवाल। फोर्स क्या होता है? खिंचाव, थप्पड़, हिट, कुछ भी हो सकता है भाई फोर्स, बेसिकली पुश और पुल। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड, ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट, नन ऑफ द अबव। मान लो एक ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मान लो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, उसकी स्पीड से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अगर मैं उसी डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? उस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। मैं चल रहा था, आगे पीछे से धक्का मार दिया, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। करेक्ट है, सही। अब मान लो मैंने ये नहीं किया, आई डिडंट डू दिस, मैंने उसके बदले ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट सामने जा रहा है उस डायरेक्शन में मैंने 20 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट लगा दिया, है ना, ऑपोजिट लगा दिया। तो मैं चल रहा हूं, अगर आपने मुझे सामने से फोर्स लगाई तो क्या मैं रुक जाऊंगा, मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी। करेक्ट। अब मान लो मैंने 20 न्यूटन का फोर्स पीछे से भी लगाया और 20 न्यूटन का फोर्स सामने से भी लगाया, है ना। मैं चल रहा हूं, पीछे से आपने धक्का मारा और धक्का मारते साथ सामने से एक बंदे ने रोक भी लिया 20 न्यूटन के फोर्स से, दोनों फोर्सेस सेम है। तो क्या हो गया? मेरे ऊपर नेट फोर्स कितनी हुई? मेरे ऊपर नेट फोर्स हो गई 0। मुझे जितने फोर्स से पीछे धक्का मारा जा रहा है उतने ही फोर्स से मुझे सामने वाला इंसान सामने वाला भी धक्का मार रहा है। तो क्या हो गया? मेरे ऊपर नेट फोर्स, मेरे ऊपर फोर्स है ही नहीं, मतलब फिर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं मेरे ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से मैं जिस वेलोसिटी से बढ़ रहा था उसी सेम स्पीड से जाऊंगा। मेरी वेलोसिटी ना कम होगी, मेरी वेलोसिटी ना ज्यादा होगी, है कि नहीं?
दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन. सो व्हेन बैलेंस फोर्सेस, तो जब आपके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाती है, इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, है ना. जब भी आपके ऊपर नेट फोर्स 0 होती है उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं. अगर नेट फोर्स 0 ना हुई उसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड. सी पार्ट. When unbalanced force acts on a moving object opposite to the direction of motion, है ना. अगर मैं चल रहा हूं और मेरे ऊपर सामने से एक बंदा फोर्स लगाया तो क्या होगा, मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी. वो अभी हमने सीख लिया. तो ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कर लिया, देखा, साथ साथ में बैलेंस भी हो गया, अनबैलेंस भी हो गया. हाँ जी, डी पार्ट. From above diagram, if one person pulls from Y rope with 10 Newton force and another person pull from X rope with 5 Newton force, in which direction box will move in this case of unbalanced or balanced force system? Of course, ये बात है, जो डायग्राम है वो देखो, ये सवाल देखो, आपको डायग्राम देख करना पड़ेगा, उसके लिए आपको केस देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई X है ना, X को 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, नहीं, Y को 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं. ठीक है, Y को 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है और X को 5 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है. तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जाएगा? ऑफ कोर्स जहां पे ज्यादा फोर्स है, तो यहां पे कितना फोर्स है, नेट फोर्स 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन. मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन नेगेटिव लिया, तो 10 माइनस 5 न्यूटन आपके ऊपर आ गया 5 न्यूटन पॉजिटिव इन दी वाई डायरेक्शन. योर ऑब्जेक्ट विल मूव. एंड यस, दिस इज एन अनबैलेंस फोर्स सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स 5 न्यूटन का है. बढ़िया, सॉर्टेड. ठीक है भाई, डी हो गया. ग्रेट. अब आ गया आपके सामने आखिरी केस. ठीक है, एक कार्ड है जो ग्लास के ऊपर रखी गई है, उसके ऊपर एक कॉइन रखी गई है. कार्ड को टक से मारेंगे तो क्या होगा, कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाएगी. ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्लासिक एग्जांपल है. हम सब प्रॉब्ली कर चुके हैं ऐसे, है ना. तो कर दिया हमने. अब सवाल क्या है इसके ऊपर, गिव रीजन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन. द कॉइन पोसेसेस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट रेजिस्ट द चेंज एंड हेंस फॉल्स इन द ग्लास. खत्म. ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन बी क्या है, द कॉइन पोसेसेस इनर्शिया ऑफ मोशन. नहीं, ऑब्जेक्ट आपका कॉइन जो है रेस्ट पे था. रेस्ट पे होने वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, मोशन नहीं होता. द कॉइन पोसेस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट एक्सेप्ट्स द चेंज एंड हेंस फॉल्स इन द ग्लास. नहीं, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग द चेंज. आपने जैसे कार्ड को फ्लिक किया, तो अगर वो एक्सेप्ट करता तो वो भी कार्ड के साथ आगे चला जाता, या तो जहां कार्ड जा रही है उस डायरेक्शन में चला जाता. उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो नीचे गिर गया. द कॉइन पोसेस इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट एक्सेप्ट्स द चेंज एंड हेंस फॉल्स इन द ग्लास. ये दोनों ऑप्शन तो सेम हो गए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बी, नेम द लॉ इन्वॉल्व्ड इन दिस केस. ऑफ कोर्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्लासिक एग्जांपल है ये. लॉ ऑफ इनर्शिया जैसे आ जाती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया. इफ द अबव कॉइन इज रिप्लेस्ड बाय अ हेवी 5 रुपी कॉइन, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन. अगर हम 1 रुपए के सिक्के को 5 रुपए के सिक्के में बदल दे तो क्या होगा भाई. 1 रुपए का सिक्का पतला होता है, उसका मास कम होता है. 5 रुपए का कॉइन मोटा होता है, उसका मास ज्यादा होता है. और आपको याद रखने की भाई, मास इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, प्लीज याद रखो, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी ऑब्जेक्ट की. फॉर एग्जांपल, आप एक साइकिल को लेकर जा सकते हो, एक कार को लेकर नहीं जा सकते धक्का मार के, है ना, क्योंकि उसका मास ज्यादा है. तो जिसकी ज्यादा मास होगी उसकी इनर्शिया उतनी ही ज्यादा होगी. तो 5 रुपए कॉइन की इनर्शिया ज्यादा होगी. हेवी कॉइन विल पोसेस मोर इनर्शिया, सो इट विल नॉट फॉल. नहीं, नॉट फॉल क्या भाई, वो तो डेफिनेटली फॉल करेगी ना ग्लास में, डेफिनेटली जाएगी, उसकी इनर्शिया ज्यादा है. हेवी कॉइन विल पोसेस लेस इनर्शिया, सो इट विल फॉल इन टम्बलर. नहीं, हेवी कॉइन विल पोसेस मोर इनर्शिया, सो इट विल फॉल इन टम्बलर. यस, ऑप्शन सी होना चाहिए. ठीक है, अब देखो, आपको ये क्लियरली समझना है कि यार कॉइन ग्लास के अंदर क्यों गिरता है, कार्ड के साथ जाता क्यों नहीं, क्योंकि कॉइन के अंदर इनर्शिया है ना. हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया है. तो जब आपने कार्ड को ऐसे फ्लिक किया, कॉइन रेस्ट पे थी और रेस्ट पे रहना चाहती थी, इसलिए जब कार्ड आगे निकल गई, कॉइन नीचे रेस्ट पे रहना चाहती थी तो वहीं रह गई, लेकिन कार्ड नीचे से खिसक चुका है, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती है. समझे? ठीक है, बढ़िया भाई. ये आखिरी सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे होमवर्क में देना, यानी कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब बताओगे. नेक्स्ट सेशन में जो लूंगा, अगर ग्रेविटेशन केस बेस्ड क्वेश्चन लेता हूं, तो उस सेशन में मैं रैंडम 5 बच्चों का नाम मेरे स्क्रीन पे दिखाऊंगा. तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. साथ मुझे ये भी बताना कि भाई अच्छा लगा कि नहीं ये सेशन. ठीक है, और बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सपोर्ट दैट यू गिवन दिस चैनल. वी आर क्लोजिंग टू 10,000 सब्सक्राइबर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और प्रॉब्ली जब इस वीडियो को बच्चे 1 साल के बाद देखेंगे, आई एम होपिंग कि विल बी टचिंग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच गाइस, रियली मीन्स अ लॉट. लव यू गाइस अ लॉट. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ. एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग. केस बेस्ड क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट हो आपको, कमेंट्स में जरूर बताइएगा. ठीक.